हिस्ट्री का चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल इसके 4 पार्ट आने वाले हैं। यह पार्ट नंबर 1 सीधे स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि इन 4 पार्ट को देखने के बाद आपकी पूरी एनसीईआरटी की एक लाइन कवर हो जाने वाली है, तो कोई भी आपको और सोर्स पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाई हमारे मुगल किंग्स की और उनके क्रॉनिकल्स की। एक एक करके आपको सारे टर्म्स क्लियर होने लगेंगे। जो मुगल किंग्स थे ये खुद को डिवाइन विल से अपॉइंटेड देखते थे और इनका कहना था हमें डिवाइन विल ने अपॉइंट किया, हमें भगवान ने अपॉइंट किया एक बड़ी बड़ी पॉपुलेशन और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रूल करने के लिए। हेट्रोजीनियस यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंडर में बहुत सारे अलग अलग कल्चर को, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले अलग अलग रिलीजन के लोग रहेंगे। तो इस विजन से खुद को देखते थे। हालांकि एक्चुअल पॉलिटिकल कंडीशंस में, प्रैक्टिकल कंडीशंस में हमें इस विजन के अपोज में भी कुछ चीजें देखने को मिलती थी, कुछ लिमिटेशंस भी देखने को मिलती थी। पूरा हम इस चैप्टर में इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब अपने इस विजन को ट्रांसमिट करने के लिए इन्होंने बोला भाई हम अपनी हिस्ट्री को लिखवाएंगे। जो मुगल किंग्स थे इन्होंने कोर्ट हिस्टोरियंस को हायर करना चालू किया जिनका काम होता था अकाउंट्स को लिखना। इन अकाउंट्स में जितने भी इवेंट्स होते थे किंगडम के अंदर, किंग्स के एम्पायर के अंदर, उन सभी को नोट किया जाता था, उन सभी को लिखा जाता था। तो ये हमें देखने को मिलने लगा। अब ये जो अकाउंट्स होते थे इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती थी पूरे किंग के डोमेन के बारे में, बहुत सारे स्टेट्स होते थे। पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो अकाउंट्स होते थे किंग को भी अपने डोमेन को यानी कि अपने जो किंगडम था उसको रूल करने में हेल्प करते थे। हमारे जो मॉडर्न डे हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस अकाउंट्स को नाम दिया है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स इसलिए दिया है क्योंकि इसमें जितने भी इवेंट्स थे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है भाई? यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से जैसे जैसे किंगडम में इवेंट्स होते थे उस तरीके से इनको उस ऑर्डर में लिखा जाता था। तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसलिए इनका नाम पड़ा क्रॉनिकल्स। ये जो क्रॉनिकल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी स्कॉलर के लिए जो मुगल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है। क्रॉनिकल्स में एक तरफ तो हमें भाई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद लिखी गई है, उनको क्लासीफाई किया गया है। और यहाँ पे ऐसे लोग, हिस्टोरियंस ऐसे लोग होते थे जो कोर्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते थे, इसलिए ये बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख पाते थे, बहुत सारी रिसर्च ये लोग अपनी पूरी करते थे। इसके अलावा क्योंकि ये हमारे किंग उनके क्लोज होते थे इसलिए हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी किंग से रिलेटेड भी आइडियोलॉजीज को भी अपने क्रॉनिकल्स में लिखा करते थे। दूसरी तरफ ये कन्वेयर्स थे, यानी कि किंग की जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, थॉट्स हैं, ऐसी चीज़ें जो अपने पूरे डोमेन में वो इम्पोज करना चाहता है, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी। इनके थ्रू उन आइडियोलॉजीज को कन्वे किया जाता था। तो ये दूसरा चीज़ हमें बताता है भाई जितनी भी आइडियोलॉजीज है वो कैसे बनी, कैसे उनको इम्पोज किया गया, कैसे उनको डिसेमिनेट किया गया, कैसे उनको फैलाया गया पूरे किंगडम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे सामने निकल के आ जाते हैं। इस चैप्टर में पूरा हम मुगल किंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनके पूरे एम्पायर के बारे में बात करने वाले, इन क्रॉनिकल्स के बारे में और भी बहुत डिटेल में समझने वाले। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 को। टॉपिक नंबर 1 हमारा था द मुगल्स एंड देयर एम्पायर्स। जो मुगल टर्म है ये मंगोल से डिराइव होता है। ये आज की डेट पे बहुत बड़े एक एम्पायर को इवोक करता है, उनकी इम्प्रेसिवनेस को इवोक करता है। लेकिन यहाँ के खुद के जो रूलर्स थे खुद को मुगल्स नहीं बुलाते थे। ये लोग पैटर्नल साइड से टर्किश रूलर तिमूर के डिसेंडेंट्स थे, उनके वंशज थे, इसलिए खुद को तिमूरीज बुलाते थे, ना कि मुगल्स। तो हमारे जो पहले मुगल रूलर थे बाबर, ये अपनी मैटरनल साइड से जेंगिस खान से रिलेटेड थे, टर्किश लैंग्वेज बोलते थे। और जो मंगोल्स थे उनको ये रेफर करते थे बारबेरिक हॉर्स टर्म्स, जिसका लिटरल मीनिंग होता है जंगली भीड़। तो डेफिनेटली खुद को मुगल्स तो नहीं बुलाते थे, ये खुद को बुलाते थे तिमूरीज। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है भाई ये टर्म आया कहाँ से? 16th सेंचुरी में जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे इन्होंने हमारे इंडियन ब्रांच की जो फैमिली थी, हमारी पूरी डायनेस्टी के रूलर्स थे, इनको मुगल टर्म से रेफर करना चालू किया। तो यहाँ से ये टर्म आता है। इसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है उसमें भी हमें ये टर्म देखने को मिलता है। मोगली नाम का हमारा मेन कैरेक्टर होता है, तो ये टर्म हमें कई जगहों पे देखने को मिलता है। ये जो पूरा एम्पायर था ये इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स को मिला के बनता है, बहुत सारे रीजन्स में फैला हुआ था। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ जगहों पे इन्होंने अटैक्स किए थे, वहाँ पे कॉन्क्वर किया था, कुछ जगहों पे इन्होंने अपने फ्रेंडली रिलेशंस बना लिए थे चीफ्स के साथ। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पूरे जो एम्पायर था उसको स्प्रेड किया था। इस एम्पायर के फाउंडर थे, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ज़हीर-उद-दीन बाबर, जिनका होमलैंड सेंट्रल एशिया में था, फरगना में, लेकिन वहाँ से इनको भगा दिया गया था उज़्बेक्स ने, जिनकी इनसे वॉर चल रही थी। तो वहाँ से इनको भगाया गया तो ये गए काबुल
माहौल में जहाँ पे उन्होंने खुद को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया। लेकिन जब इनके क्लैन के मेंबर्स को और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी, रिसोर्सेज की, और भी ज़्यादा टेरिटरी अपने अंडर में चाहते थे, तब ये 1526 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद इनके सक्सेसर आते हैं नसीरुद्दीन हुमायूं, जिन्होंने सबसे पहले अपना रूल स्टार्ट किया 1530 में 40 तक। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा कंसोलिडेशन किया, अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया, अपने फ्रंटायर्स को, अपने जो एम्पायर की बॉर्डर्स थी उसको और भी ज़्यादा स्प्रेड किया। लेकिन ये अपने अफगान के रूलर शेर शाह सूरी वॉर को हार गए 1540 में, जिसके बाद इनको यहाँ से निकाल दिया गया था, इनको एग्जाइल पे भेज दिया गया था, यानी कि इस किंगडम से बाहर भगा दिया गया था। तो ये रेफ्यूज लेने के लिए गए ईरान के सफाविद रूलर्स के बाद, और उसके बाद वापस से 1555 में आए। इस रूलर शेर शाह सूरी से वॉर लड़ी और जीते भी, लेकिन जीतने के जस्ट एक साल बाद इनकी डेथ हो गई। तो 1555 से 56 तक भी इन्होंने रूल किया। इसके बाद इनके सक्सेसर आते हैं, जिनको हमारे इस पूरे मुगल डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर बताया जाता है जलालुद्दीन अकबर। इन्होंने 1556 से 1605 तक रूल किया। इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया जाता है क्योंकि इन्होंने एक तरफ तो अपने एम्पायर कंसोलिडेट भी किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाया, प्रॉस्पेरस भी बनाया, सबसे पावरफुल के साथ साथ सबसे लार्जेस्ट भी बनाया। इन्होंने हिंदू कुश माउंटेन तक अपने फ्रंटायर्स को स्प्रेड कर दिया था, और साथ साथ स्प्रेड तो कर रहे अपने एम्पायर को पावरफुल भी बना रहे हैं, लेकिन जो बाकी अटैकर्स थे, जो कि हमारे सफाविद रूलर्स थे ईरान के, जो हमारे उज़्बेक से तुरान के, इनको भी एक्सपेंशन करने से रोकते रहे। तो अपने तरफ को, अपने एम्पायर को स्टेब्लिश भी कर रहे हैं, फैला भी रहे हैं, और बाकियों को रोक भी रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग भी बनाया था अपने एम्पायर को। अकबर के बाद हमारे 3 और इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके टाइम पीरियड में जो टेरिटरी का एक्सपेंशन था वो हो रहा था, लेकिन काफी स्लो रेट पे हो रहा था। इसके अलावा ये जो तीनों रूलर्स थे, इन्होंने जो हमारे गवर्नेंस का सेटअप चल रहा था, जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे, जो गवर्नमेंट का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन था पूरा हमारे मुगल पीरियड में, इसको कंटिन्यू रखा, इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया, और भी ज्यादा पावरफुल बनाया। तो पूरे 16th और 17th सेंचुरीज में, जिनमें हमने बात करी अलग अलग रूलर्स की, हमारे इस एम्पायर की स्टार्टिंग से लेकर औरंगजेब तक, इन्होंने पूरा इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया था हमारे इस इंपीरियल स्ट्रक्चर की, कि कैसा हमारा टैक्सेशन होगा, कैसे हम इस इतने बड़े वास्ट एम्पायर पे रूल करेंगे, कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अगर हम बात करें मुगल पावर की कहाँ पे दिखती थी सबसे ज़्यादा, तो वो थी हमारी कोर्ट में, जो कि हमारे सेंटर में, हमारे कैपिटल में स्टेब्लिश किया जाता था, बनाया जाता था, और कोर्ट पूरी इस मुगल पावर को शो करता था। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती थी, बहुत सारे हमारे अलायंसेस बिल्डिंग का काम होता था, जितने भी अलायंस बिल्डिंग हो गए, रिलेशन बिल्डिंग हो गई, वो पूरा इस कोर्ट में चीज़ें की जाती थी। साथ साथ यहाँ पे हायरार्की और स्टेटस को भी डिफाइन किया जाता था। हायरार्की, स्टेटस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इन मुगल रूलर्स के लिए। इनके बारे में हम आगे बहुत सारी बात करने वाले हैं, आपको पूरा समझ में आएगा कितनी वेल डिफाइंड हायरार्की यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी। बहुत सारे रूल्स होते थे जो कोर्ट में फॉलो किए जाते थे, वो भी हम आगे कुछ टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी पॉलिसीज होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे किंग्स की, ये 2 चीज़ों पर बेस्ड थी हमारे मुगल रूलर्स के लिए। सबसे पहला इनकी मिलिट्री पावर, और दूसरा ये चाहते थे भाई जितने भी अलग अलग ट्रेडिशंस है उनको हम फिट कर सके, उनको हम अकोमोडेट कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली इनका विजन यही था कि हम हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन को रूल करने के लिए अपॉइंटेड है। तो इसको भी ये लोग ध्यान में रखते थे, उस हिसाब से अपनी सारी पॉलिसी का फॉर्मेशन करते थे। लेकिन 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद हमें देखने को मिला कि इनकी जो डायनेस्टी की पावर थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक तरफ पहले हमें देखने को मिलता था दिल्ली, आगरा, लाहौर, जहाँ पे भी इनका कैपिटल होता था, जहाँ पे इनका सेंटर होता था, वहाँ से इस पूरे वास्ट एम्पायर को ये लोग कंट्रोल करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि रीजनल जगहों पे, रीजनल सिटीज की पावर बढ़ने लगी, जो हमारा कोर्ट था उसकी पावर कम होने लगी। पावर कम हो रही थी, लेकिन सिंबॉलिकली जो प्रेस्टीज थी मुगल रूलर की, वो इनिशियली खत्म नहीं हो गई थी एकदम से। हमें देखने को मिला 1857 में हमारे लास्ट साइन आते हैं इस डायनेस्टी के, लास्ट वंशज आते हैं इस डायनेस्टी के, बहादुर शाह जफर II, जिनको ब्रिटिशर्स ने ओवरथ्रो कर दिया था, और इसके बाद ये डायनेस्टी खत्म हो गई। तो अब हमारा टॉपिक नंबर 2 शुरू होने वाला था, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। तो वापस हम इंट्रोडक्शन की कुछ चीज़ों पर जाएंगे, तो उनको हम डिटेल में टच करेंगे। सबसे पहले तो भाई जो क्रॉनिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है मुगल हिस्ट्री को समझने के लिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, जो किंग्स थे क्यों चाहते थे कि अकाउंट्स लिखे जाएं। 3 मेन रीजन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले उन सभी लोगों को जो इस किंगडम का पार्ट बनना चाहते थे, इस रूल का पार्ट बनना चाहते थे, उनको ये एक विजन दिखाना चाहते थे एक एनलाइटेंड किंगडम का। दूसरा इनका एक मेन पर्पस ये भी था, एक मैसेज कन्वे कर सके उन लोगों को जो इस रूल के अगेंस्ट जा रहे थे, इस रूल को रेजिस्ट कर रहे थे, कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 100% फेल ही होगा। थर्ड एक रीजन आता है कि जो किंग्स थे चाहते थे जितने भी इनके लाइफ के इवेंट्स हैं ये लिखे जाए, ताकि इनकी फ्यूचर जनरेशन इनको पढ़ सके। तो ये 3 रीजन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद इन मुगल क्रॉनिकल्स के जो ऑथर्स होते थे वो इनवेरिएबली, यानी कि ऑलमोस्ट हमेशा ही कोर्टियर्स होते थे। बेसिकली
कोर्ट के मेंबर्स होते थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे किंग के लिए, बहुत ज़्यादा क्लोज होते थे सभी एक्टिविटीज़ से, तो वो इनको ऑथर किया करते थे, वो इनको लिखा करते थे। इसके जो टॉपिक्स होते थे वो किंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते थे, रूलर के बारे में होते थे, उनकी फैमिली, उनकी कोर्ट, उनके नोबल्स, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती है। इनके जो टाइटल होते हैं इन क्रॉनिकल्स के, वो भी इसी चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा किंग से रिलेटेड होते हैं। इनके टाइटल देखने को मिलते हैं अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा। आलमगीर बेसिकली एक टाइटल है हमारे औरंगजेब का, तो औरंगजेब नामा इसको आप बोल सकते हो, जिसका मीनिंग है स्टोरी ऑफ अकबर, स्टोरी ऑफ शाहजहां, स्टोरी ऑफ आलमगीर। बेसिकली ये जो हिस्टोरियंस है हमारे कोर्ट हिस्टोरियन जो कि इनको ऑथर कर रहे हैं, उनके लिए पूरे किंगडम की हिस्ट्री लिखने का मीनिंग होता था इन हमारे जो रूलर्स है उनकी हिस्ट्री लिखना। ऑब्वियसली जो रूलर है वो इन्हें हायर करा तो सिर्फ और सिर्फ रूलर और उससे रिलेटेड सारे इवेंट्स के बारे में डिटेल्स लिखा करते थे। अब हम एक एक करके दो सब टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले सब टॉपिक में हम बात करेंगे हमारे क्रॉनिकल्स की लैंग्वेज के बारे में, दूसरे सब टॉपिक में हम बात करेंगे इसके प्रोडक्शन के बारे में। सीधे स्टार्ट करते हैं हम टर्किश टू पर्शियन। ये जो हमारे मुगल कोर्ट के क्रॉनिकल्स थे पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए थे, लेकिन हमारे मुगल्स टर्किश ओरिजिन के थे, तो हम देखेंगे कैसे ये शिफ्ट आया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई हमारे जो इस दिल्ली रीजन था, हमारे पूरा ये सब कॉन्टिनेंट का ये पार्ट था, यहाँ पे जो सुल्तान का जब रूल था तब इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को पॉपुलर किया था। साथ साथ हमारे जो नॉर्थ इंडियन बाकी लैंग्वेजेस थी, हमारी हिंदी भी थी, इसके बाकी रीजनल वेरिएंट्स थे, ये यहाँ पे इन्होंने पॉपुलर किया था इन सुल्तान्स ने दिल्ली के, और इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स किए थे इस पर्शियन लैंग्वेज में। लेकिन जब हमारे मुगल्स आए तो ये छगताई टर्क्स थे, यानी कि हमारे जंगीज खान के एल्डेस्ट सन के वंशज थे, तो ये टर्क्स थे, टर्किश लैंग्वेज बोला करते थे। जो हमारे बाबा थे इनकी मदर टंग थी टर्किश लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली ये लोग टर्किश लैंग्वेज में काम करते थे। बाबा ने जितनी भी पोइट्रीज अपनी लिखी, अपने मेमोयर्स लिखे, इन्होंने टर्किश लैंग्वेज में लिखे, ना कि पर्शियन। लेकिन जब हमारे अकबर आए तो इन्होंने कॉन्शियस एफर्ट्स लगाए पर्शियन को मेन लैंग्वेज बनाने का हमारे मुगल कोर्ट की। इसके कुछ रीजंस हमारे सामने निकल के आते हैं। सबसे पहले तो ये ईरान से कांटेक्ट में थे, कल्चरल एक्सचेंज इनका हुआ, इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट्स थे इनके ईरान के साथ, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें वहाँ से इन्होंने अडॉप्ट करी थी। तो एक चीज़ हमारे सामने लैंग्वेज भी निकल के आती है। बहुत सारे ईरानियंस थे, सेंट्रल एशियंस थे, जो यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, मुगल कोर्ट में आए थे, अपनी लैंग्वेज को अपने साथ लेके आए थे, यहाँ पे अपना काम करना चालू कर रहे थे। तो इतने सारे कॉन्टेक्ट्स थे जब इनके पर्शियन लैंग्वेज के साथ, तो ये एक रीजन, मेन रीजन निकल के आता है कि क्यों अकबर ने पर्शियन लैंग्वेज को जानबूझकर मुगल कोर्ट का मेन लैंग्वेज बनाया, क्योंकि इनका पर्शियन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट था। इसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे इस पर्शियन लैंग्वेज को इम्पोज किया अपने पूरे एम्पायर में। सबसे पहले तो इसको एम्पायर का लैंग्वेज बना दिया, यानी कि अब जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे वो सब इस लैंग्वेज को बोल रहे थे, जितने भी लोग इस लैंग्वेज को बोलते थे, जितने भी लोगों की पर्शियन लैंग्वेज में कमांड थी, उनको ज़्यादा प्रेस्टीज मिल रहा था सोसाइटी में। धीरे धीरे किंग ने इसको बोलना चालू किया, साथ साथ रॉयल हाउस होल्ड ने इसको पूरा बोलना चालू किया, जितने भी इंपॉर्टेंट एलिट लोग थे कोर्ट के, उन्होंने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद इसको एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज बना दिया गया, यानी कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे। सभी अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स और बाकी जितने भी फंक्शनरीज थे, जितने भी ऑफिशियल्स थे, उनको भी ये लैंग्वेज सीखना पड़ी। धीरे धीरे इस पूरी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया। तो इसको हम पूरा ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल बोल सकते हैं। हमें देखने को मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा कल्चर एक्सचेंज हो रहा था, लैंग्वेज हमें देखने को मिल रहा था कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा बाकी लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस कर रही थी। इवन जब इसको डायरेक्टली इम्पोज नहीं किया गया था तब भी जो हमारे राजस्थानी और मराठी और तमिल में भी जो रिकॉर्ड्स थे उसमें भी हमें इसकी वोकेबलरी देखने को मिल रही थी और पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। इसके अलावा हमारे सब कॉन्टिनेंट में 16th और 17th सेंचुरी में बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोग थे जो पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे, तो वो बाकी लैंग्वेजेस भी बोला करते थे। इसके साथ हमें देखने को मिलता है कि पर्शियन लैंग्वेज भी इंडियनाइज हो गई थी, यहाँ पे भी हमें इंडियन इडियम्स देखने को मिल रहे थे। तो दोनों यहाँ में तरफ देखने को मिलता है कि इंडियन लैंग्वेज में पर्शियन का इफेक्ट हमें देखने को मिला था और पर्शियन लैंग्वेज में हमें इंडियनाइजेशन देखने को मिला था। इसके साथ हमें ये भी देखने को मिलता है जब हिंदी और पर्शियन का इंटरेक्शन हुआ तो एक नई लैंग्वेज निकली जिसका नाम पड़ा उर्दू, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है जितने भी मुगल क्रॉनिकल्स थे, अकबरनामा हो गया वो पर्शियन में लिखा गया था। जो बाबर के मेमोयर थे जो कि टर्किश में लिखे गए थे उनको बाबरनामा में, पर्शियन बाबरनामा में ट्रांसलेट किया गया था। जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट थे, महाभारत हो गए, रामायण हो गए, इनको भी ट्रांसलेट करवाया गया था पर्शियन में। हमारे मुगल एम्परर्स ने इसको ट्रांसलेट करवाने के लिए कमीशन किया था, तो हमारी जो महाभारत थी वो रज़मनामा में ट्रांसलेट कराई गई थी पर्शियन लैंग्वेज में, जिसका लिटरल मीनिंग होता है बुक ऑफ वॉर्स। ये हमें पूरा देखने को मिला था कि पर्शियन लैंग्वेज अब डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई थी हमारे मुगल कोर्ट की।
इसके बाद हमारा अगला सब टॉपिक स्टार्ट होता है मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो जो हमारे इंडियन मुगल इंडिया की जितनी भी बुक्स हैं वो सभी की सभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, यानी कि वो हैंड रिटन है। इनका प्रोडक्शन का काम होता था किताब खाना में। किताब खाना का काम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें तो होता है लाइब्रेरी, लेकिन ये लाइब्रेरीज नहीं होती थी, स्क्रिप्टोरियम्स होते थे। स्क्रिप्टोरियम का मीनिंग होता है प्लेस ऑफ राइटिंग। यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट जितनी भी हमारे किंग का कलेक्शन होता था उसको स्टोर भी किया जाता था, साथ साथ नए मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन का काम भी इन स्क्रिप्टोरियम्स में। आपको टर्म याद रखना है, किताब खाना में मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन का काम भी होता था। अब हमें देखने मिल जाता है इन जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन होता था इसमें बहुत सारे टास्क इन्वॉल्व होते थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से वो वर्कर्स होते थे जिसमें टास्क को करने का काम करते थे, टास्क करते थे। तो सबसे पहले आते हैं भाई, टर्म्स आपको याद रखना है। सबसे पहले आते थे पेपर मेकर्स, जिनका काम होता था इन फोलियोस को, इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जो पेजेस होते थे उनको बनाना। इसके बाद आते हैं हमारे स्क्राइब्स और कैलीग्राफर। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जिनका ऑफिशियल काम होता है एक टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरी जगह पे लिखना। और ये जो स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स होते थे ये एक टेक्स्ट को कॉपी करके इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के पेजेस में लिखा करते थे, ऑब्वियसली क्योंकि पहले प्रिंटर्स होते नहीं थे। इसके बाद गिल्डर्स का काम होता था पेजेस को इल्यूमिनेट करना, ऊपर एक गोल्डन लेयर चढ़ाना ताकि पेजेस अच्छे दिखे। इसके बाद पेंटर्स जिनका काम होता था टेक्स्ट में सीन्स बनाना, पेंटिंग करना। फिर बुक बाइंडर जिनका काम होता था इन सभी फोलियोस को सेट करना और हमारे ऑर्नामेंटल कवर्स में, यानी सुंदर दिखने वाले कवर्स में सेट करके रखना ताकि एक पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट हमारा प्रिपेयर हो सके। तो इतने सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहते थे इस पूरे मैन्यूस्क्रिप्ट को बनाने के लिए। तो जब ये मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता था तो उसको प्रीशियस ऑब्जेक्ट समझा जाता था, एक वर्क बताया जाता था इंटेलेक्चुअल वेल्थ और ब्यूटी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका प्रोडक्शन होता था। और जो इनका पैट्रन होता था यानी कि जो किंग होता था जो इसको बनवाता था उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया जाता था, उसकी पावरफुल एक्टिविटीज़ में ये ऐड हो जाता था उसका एक काम। तो ऑब्वियसली जो मुगल किंग्स थे इसको एक बहुत प्रेशियस काम जैसे देखते थे। अब भाई जितने भी लोग इन्वॉल्व होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट मेकिंग में इनको भी रिकॉग्निशन मिल जाती थी, सबको नहीं मिलती थी। सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट मिलती थी, जो सोसाइटी में स्टेटस, हाई स्टेटस मिलता था, वो मिलता था स्किलफुल लोगों को, जैसे कि हमारे कैलीग्राफर्स को, हमारे पेंटर्स को। इनको बहुत सारे टाइटल्स भी मिलते थे, रिवॉर्ड्स भी मिलते थे, अवार्ड्स में दिया करते थे किंग्स इनको अक्सर। लेकिन जो हमारे अनस्किल्ड लोग होते थे जैसे कि हमारे बुक बाइंडर्स हो गए या फिर लो स्किल्ड लोग होते थे, बुक बाइंडर्स, पेपर मेकर्स, इनको ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। इसके अलावा जो कैलीग्राफी आप सब जानते ही होंगे, एक हैंड राइटिंग आर्ट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता था इस टाइम पीरियड में। स्पेशली अकबर इसके बहुत बड़े फैन थे। इसको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में यूज़ किया जाता था। अकबर की फेवरेट थी हमारी नश्तलीक स्टाइल, एक फ्लूइड स्टाइल थी जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो फोलियो आप देख रहे हैं इस पेज में भी इस पार्ट में पूरी नश्तलीक को यूज़ किया गया है कैलीग्राफर ने। नीचे की जो आप देख रहे हैं उस कैलीग्राफर का सिग्नेचर है। इससे हमें देखने को मिलता है कि कैलीग्राफर्स का सिग्नेचर इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा दी जाती थी। इस एक फोलियो में ऑलमोस्ट 1/4 जो पार्ट है उसका सिग्नेचर है, उसका स्टेटस हमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ इस कैलीग्राफर को गोल्डन पेन, तो इतनी ज़्यादा स्टेटस अच्छे सोसाइटी में देखने को मिलता है इन कैलीग्राफर्स का, स्पेशली हाईली स्किल्ड कैलीग्राफर्स का। तो ये सब जो डिटेल थी वो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, लेकिन मैंने डाली नहीं क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे लिखी गई है। बहुत माइनर % चांसेस है कि कभी आपसे ये पूछा जाए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ भाई इस जो स्टाइल थी हमारी नश्तलीक स्टाइल के बारे में हमें बताया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखना है। अब हमारे सामने डिटेल आती है कि भाई इस कैलीग्राफी को लिखा कैसे जाता था। तो बेसिकली उस टाइम पे पेन तो होते नहीं थे, तो रीड का यूज़ किया जाता था। ये एक बैम्बू जैसा प्लांट होता है जिसको काट लिया जाता था, जिसकी टिप बनाई जाती थी 5 to 10 मिलीमीटर के अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम कलम बुलाते थे, जिसको इंक में डिप कर करके उसको लिखा जाता था, स्याही में इसको डिप करके लिखते थे। इसके साथ साथ हमने अगर आपने कैलीग्राफी पेन का भी देखा तो बीच में एक स्प्लिट हम डाल देते हैं जिससे इंक का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। तो ये हमारे इस पूरे पार्ट में आ जाता है। एक और चीज़ मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सर्च किया भाई कि निप जो रीड होते हैं उसके पेन कैसे होते हैं, तो कुछ ये रिजल्ट मुझे देखने को मिला। ये डेफिनेटली वो पेन तो नहीं है जो अकबर के टाइम पे यूज़ किया गया था, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सर्च किया जाए, आपको दिखाया जाए। इसी के साथ ही हमारा जो पार्ट है पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। उसको आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।